नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कोई भी सदस्य समय व्यर्थ न करे, केवल जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस करे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 22 दिसंबर को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदन में विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी। ये चर्चा पूरे 7 घंटे चलेगी। सीएम योगी ने कहा कि ये चर्चा 2 कारणों से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला, वंदे मातरम को संविधान के अनुसार मान्यता दिए जाने की अधिसूचना की तिथि, और दूसरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना तिथि दोनों एक ही दिन पड़ती है, यानी कि 24 जनवरी को। ऐसे में दोनों विषय पर चर्चा होना काफी जरूरी है। तो आखिर सदन में क्या कुछ होगा वंदे मातरम पर जब चर्चा होगी, अखिलेश यादव का क्या रुख होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तरफ तो वंदे मातरम की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर अखिलेश यादव क्या बयान देंगे, वो तो इससे चिढ़ते हैं। देखिए, वो ब्रजेश पाठक ने जो कहा है वो इसी आधार पर कहा है क्योंकि संसद में भी वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी जी। और अखिलेश यादव सांसद है, तो संसद के अंदर वंदे मातरम का चर्चा जब हो रही थी तो सबसे ज्यादा बौखलाहट जिन नेताओं को हो रही थी उसमें ओवैसी नहीं था, बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव थे। इन दोनों को सबसे ज्यादा चिढ़ महसूस हो रहा था। कांग्रेस के नेता वंदे मातरम पर चर्चा नहीं करवाना चाहते थे और अखिलेश यादव वंदे मातरम पर चर्चा क्यों होनी चाहिए ये सवाल कर रहे थे, यानी कि इसकी चर्चा की जरूरत क्या है, ये अखिलेश यादव का सवाल था। जबकि अभी भी संसद में केवल 4 सांसद इनके मुसलमान हैं और वो स्थिति जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में है तो फिर तो अखिलेश यादव के लिए परेशानी बढ़ेगी ही, क्योंकि विधानसभा में उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव का असली चरित्र सामने आता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, यहीं से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यहीं से लोकसभा की सीटें मिलती है और यहीं से के मुख्यमंत्री इन वेटिंग भी हैं। ये तो पार्ट टाइम जॉब है कि अब जबकि आप विधायक बनकर उत्तर प्रदेश में रहने के अलावा आप नेशनल पॉलिटिक्स में जाने के लिए बीच का समय, जब तक कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में ना आए तब तक आप सांसद बनकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में लॉबिंग करें, जैसे मायावती भी हमेशा करती हैं कि जब वो सत्ता में नहीं रहती तो विपक्ष में रहते हुए वो लोकसभा या राज्यसभा, ये दोनों जगह से कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में आ जाती है, राज्यसभा सदस्य बन जाएगी। उसी तरीके से अखिलेश यादव को लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी शून्यता है, अभी हमारे लिए कोई जगह नहीं है, नेता प्रतिपक्ष बनकर रह सकते हैं लेकिन वैसी स्थिति नहीं आएगी कि दिल्ली की लॉबिंग करने के लिए हमें लखनऊ में रहकर दिल्ली के राजनेताओं के साथ, पार्टियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। जैसे एक समय मुलायम सिंह यादव को लगने लगा था हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, जब संयुक्त मोर्चा की सरकारें बन रही थी, गुजराल प्रधानमंत्री बन गए, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, उससे पहले चंद्रशेखर और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इनको लगने लगा मौका किसी के लिए भी आ सकता है और इसलिए जब इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 32 से 35 तक मुलायम सिंह यादव की पार्टी को आती थी, तो इनको लगने लगा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और वो स्थिति जब प्रधानमंत्री बनने की आए तो इन्हीं के इर्द गिर्द के कुछ लोगों ने, रामविलास पासवान, उसके बाद लालू यादव, इन लोगों ने सोचा कि अगर उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो ऐसे स्थिति में हमारी राजनीति कमजोर हो जाएगी, ये दोनों स्टेट में मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व हो सकता है। तभी इन लोगों ने साउथ इंडिया से ये देवगौड़ा को ले आया, फिर गुजराल जैसे एक सामान्य लो प्रोफाइल लीडर, जो कि बड़े लीडर थे लेकिन लोगों के बीच उनकी पैठ नहीं थी, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब अखिलेश यादव को यही लगा था कि दिल्ली की राजनीति करो, अभी जो इंडी अलायंस है उसके अंदर नेतृत्व की शून्यता है। राहुल गांधी कुछ भी करने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तो अगर वही तरीके, वही समय आया और जो 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, गठबंधन की सरकार आई,
अकेले बहुमत नहीं मिल पाई, तो वैसे में इन लोगों को लगा अगर कुछ वैसे है हालात आए जैसे 90s में आए थे, तो फिर राहुल गांधी को सेक्रीफाइस करने पर मजबूर किया जाएगा कि गठबंधन की सरकार है, आप प्रधानमंत्री बनो, और ममता बनर्जी पहले से ही मुख्यमंत्री है तो हमें सपोर्ट कर देगी, और इस तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सपोर्ट ले लेंगे, क्योंकि अब उन दोनों के बीच अच्छी रिश्तेदारी हो गई है, बेटी रोटी का संबंध हो गया है, तो ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन राजनीति तो उत्तर प्रदेश की ही करते हैं। अब खैर बात चर्चा हो रही है कि वंदे मातरम के ऊपर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो गई, संसद में चर्चा हुई, तो सारे मुस्लिम सांसदों को यह दिखने लगा कि इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर हमें अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिल गया तो क्या करेंगे, क्योंकि विरोध ही करना पड़ेगा, और विरोध करेंगे तो हिंदू सेंटीमेंट हमारे खिलाफ आ जाएंगे। अब यही उधेड़ बुन की स्थिति पैदा कर दी है योगी आदित्यनाथ ने संसद विधानसभा के अंदर, क्योंकि अभी वंदे मातरम पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत योगी आदित्यनाथ भी कर सकते हैं या कोई लीडर भी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का, वो कंक्लूड भी कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, 111 विधायक हैं इसके, ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा समय मिलेगा सत्ता पक्ष के बाद, यानी कि सेकंड समय 7 घंटे की चर्चा होगी, तो अगर 3 घंटा का समय निर्धारित होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो 2.5 घंटा इन्हें भी देना पड़ेगा। तब इनके वक्ताओं की लिस्ट बनेगी। अब इस बात के लिए दबाव बनाया जाएगा कि अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 34 विधायक ऐसे हैं मुसलमानों के, 34 मुस्लिम विधायकों में से 32 मुस्लिम विधायक कौन है, समाजवादी पार्टी के, 2 मुस्लिम विधायक है आरएलडी का। अभी आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो इसलिए ये 32 मुस्लिम विधायकों में से आप किसी को भी तुम बोलने का मौका दोगे विधानसभा में, तो उसे कहोगे, क्योंकि ये लोग विरोध करते रहे हैं वंदे मातरम का। उत्तर प्रदेश में ही मदनी है, दोनों मदनी उत्तर प्रदेश का ही है, मौलाना मदनी भी है, अरशद मदनी भी है, जमीयत उलेमाए हिंद भी है, देवबंदी लोग भी हैं, और ये सब लोग एक जोर से वंदे मातरम का विरोध करते हैं। जबकि संसद के अंदर चर्चा के दौरान ये देश को बता दिया गया कि देखो इसके 2 स्टेंजा को एक्सेप्ट इसलिए किया गया क्योंकि जब संसदीय कमेटी, जब संवैधानिक समिति में चर्चा हो रही थी, तो केटी शाह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जयदुल्ला थे, तो इन लोगों में से सारे लोग, केटी शाह को छोड़कर सब लोगों ने यही कहा था, एक मुस्लिम सांसद और दूसरा जवाहरलाल नेहरू, कि इसके नीचे के स्टेंजा में जहां माँ दुर्गा, माँ काली की चर्चा की गई है, वो मुसलमानों के सेंटीमेंट के खिलाफ होगा, धार्मिक हो जाएगा, तो 2 ही स्टेंजा रखा जाए। अब 2-3 स्टेंजा रखा तो गया, तो अब तो ये सेकुलर वर्ड हो गया है वंदे मातरम। तो जब सेकुलर हो गया तो उसके बाद भी मुसलमान इसे गाने से रोकते क्यों हैं, क्यों वो कहते हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। अब इसी बात की चर्चा होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। जो परसेप्शन बना दिल्ली में संसद के अंदर, उससे बड़ा परसेप्शन बनाएंगे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये इनके जितने मुस्लिम विधायक हैं, 32 मुस्लिम विधायक, इन सब के लिए आफत है कि उस वंदे मातरम की चर्चा के दौरान जब जय हिंद वंदे मातरम कहा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहेंगे, मंत्री कहेंगे, तो ये मुस्लिम सांसद क्या उसके साथ ये कहेंगे? राष्ट्रगान पर तो खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रगीत जब बजेगा विधानसभा के अंदर, तो क्या उसका अनुकरण करेंगे या फिर बाइकॉट करेंगे? अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्योंकि वो अगर समर्थन करेंगे तो भी फंसेंगे और विरोध करेंगे तो भी फंसेंगे। देखिए, अभी अखिलेश यादव की समस्या बड़ी नहीं है विधानसभा के लिए, वो खुद की समस्या की बात है, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो अंदर में नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी की समस्या है, जिसके नेता अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव कोई व्हिप जारी करवाएंगे नहीं। सारे विधायक जो उनके मुस्लिम विधायक हैं, उसमें से कुछ को वक्ता के तौर पर लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाओगे तो भी ये कहा जाएगा आपके पास 32 मुस्लिम विधायक, वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो तो सारे मुस्लिम विधायक हो जाता है। जब वक्फ बोर्ड की कमेटी बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था उस पर, उसमें आपने मुस्लिम सांसद को भेजा, और अब जब ये बात चल रही है वंदे मातरम पर चर्चा की, तो जो मुसलमान विरोध करता है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, विरोध ही करके दिखाओ।
आप ये बात करो कि नहीं चर्चा होनी चाहिए, हम वंदे मातरम के समर्थन में नहीं हैं, हम ये वंदे मातरम नहीं कहेंगे, यही बात कहो। अगर ये भी कहते हो तो आपका चेहरा स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी के साथ रहें या बसपा के साथ रहें या किसी और पार्टी के साथ रहें या गैर राजनीतिक रहें या जमीयत में हो या देवबंद में हो, किसी भी जगह पर रहेगा तो एक कॉमन मुद्दे यानी मजहबी मुद्दों पर ये सब एकजुट हो जाता है। पार्टी इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए अब 34 विधायकों पर समस्या है कि वंदे मातरम के चर्चा के दौरान क्या वो बाइकआउट करते हैं, हंगामा करते हैं। अगर हंगामा करेंगे मार्शल आउट किया जाएगा, बाइकआउट करेंगे कोई बात नहीं है, सदन में इनकी औकात बताई जाएगी, इनकी हैसियत बताई जाएगी, इन्हें बताया जाएगा कि देखो अभी भी कुछ गद्दार लोग हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान बनने के बावजूद हिंदुस्तान में रहे और उसको वंदे मातरम कहने में शर्म आती है क्योंकि इसे वो गैर इस्लामिक कहता है। तो अभी योगी ने अखिलेश यादव एंड कंपनी को ऐसे फंसा दिया है कि इस पूरे सत्र के दौरान अनुपूरक बजट, कुछ बिल अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक दांव जो चला है वंदे मातरम पर चर्चा का, उससे अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि ये 32 मुस्लिम विधायक करेंगे क्या? क्या बीमारी का बहाना लेकर विधानसभा से बाहर जाएंगे या फिर विधानसभा का बाइकआउट करेंगे या डटकर मुकाबला करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का हम विरोध करते हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी सदन में मुद्दों की गंभीरता के साथ साथ अनुशासन पर भी जोर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सही बताया, वहीं विपक्ष के हंगामे के बावजूद सदन को जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रखने की अपील की। सबसे खास रहा 22 दिसंबर को होने वाले वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर 7 घंटे की विशेष चर्चा का ऐलान, जो राष्ट्र प्रेम और प्रदेश की अस्मिता को एक साथ जोड़ता नजर आ रहा है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।